नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस सेट 4। हमारा जो CDP का सीरीज चल रहा है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आज उसका चौथा सेट है। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, निश्चित ही आपको इस वीडियो से मदद मिलेगा आगामी सीटेट के परीक्षा में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। ठीक है, इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को डैश व्यवहार के द्वारा समुचित रूप से समझा जा सके। तो ऑप्शन है समायोजित, लिंग, मनोवैज्ञानिक और तुलनात्मक। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लिंग। शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है क्या कहलाता है? कथन तकनीक, खेल पद्धति, शिक्षार्थियों के साथ अनोन क्रिया और व्याख्यान तकनीक। तो साथियों ये तो क्वेश्चन सरल है, ये हो जाएगा शिक्षार्थियों के साथ अनोन क्रिया। शिक्षार्थियों में आकलन का मूल प्रयोजन क्या होता है? हम लोग शिक्षार्थियों का आकलन करते हैं, इसका मूल प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन है। कक्ष में शिक्षार्थियों को विभिन्न नामों जैसे समस्यात्मक विद्यार्थी, प्रतिभावान विद्यार्थी आदि नाम देना, क्या हम लोग उसको ऐसा नाम देते हैं? तो साथियों बिल्कुल नहीं देते हैं, तो ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। शिक्षार्थियों को डर के दबाव में अध्ययन डरा के बिल्कुल नहीं पढ़ाना है साथियों। तीसरा है, शिक्षार्थियों और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि, दैट मीन्स कि फीडबैक देना। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही लग रहा है। परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार तैयार करना जिससे कि शिक्षार्थियों को तनाव हो सके। तो तनाव तो हमको बिल्कुल देना ही नहीं है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है सी। आप लोग अगर महज निगेटिव और पॉजिटिव को ऑप्शंस को छांटना सीख जाएं तो ये आसानी से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाए जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्नलिखित से कौन सी क्रिया एक क्रियात्मक क्रिया का स्वरूप है? ऑप्शन है अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, ठीक है, मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, 10 तक के पहाड़े को मुजवानी याद कर लेना, और फोर्थ ऑप्शन है माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन करना। इसका क्या आंसर हो जाएगा साथियों? ठीक है, ये पूर्व माध्यमिक बच्चों की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक खिलौने को 2 भाग में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 5, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर, छात्रों के रुचि में अंतर और छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों के बुद्धि में अंतर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व पता चलता है? ऑप्शन है व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र का सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो, और फोर्थ नंबर है उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों? तो उपरोक्त सभी वाला, ये मतलब फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्नलिखित में से किसे चुनोगे? सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, सभी शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, सभी शिक्षार्थियों के बाह्य भिन्नताओं का पता लगाएंगे और सभी शिक्षार्थियों की आर्थिक परिस्थिति का जांच करेंगे। आर्थिक परिस्थिति से साथियों कुछ लेना देना नहीं होता है हम लोगों को, ठीक है, ना ही बाह्य भिन्नताओं से मतलब है।
ना ही ये कुछ ऑप्शन। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 7 का 1। शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा का जानकारी लेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? ठीक है, ऑप्शन है शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। ठीक है, शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो, किंतु उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता हो। ठीक है, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधार, आवश्यकता, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यता, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। देखिए साथियों, यहाँ पे केवल वर्ड है, ये निगेटिव होता है, इस ऑप्शन को छांट दीजिए। और उसके बाद आर्थिक स्थिति सभी, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि शिक्षक को कोई लेना देना नहीं है। गरीब बच्चे भी उतने ही इंटेलिजेंट हो सकते हैं जितने अमीर बच्चे होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, बालक के व्यवहार में मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक है कि उसके परिवार के जानने में, इसमें भी हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। ठीक है, बैगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं? तो बैगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चे कब होंगे साथी समूह के सक्रिय सदस्य? तो इसका क्या आंसर होगा साथियों? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ये क्या कहते हैं, एडोलेसेंस में क्या होगा, ये साथी पीयर ग्रुप के सक्रिय एक्टिव मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, खोज, सात्वीकरण और निर्माण। क्या कहा है साथियों? ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सात्वीकरण कहा जाता है। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत क्या कहलाता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा? एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होते हैं उसमें वे मन लगाकर कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, रुचि से शिक्षार्थियों का जीवन संवरता है। तीसरा, शिक्षक को शिक्षार्थियों में सिखाने की रुचि पैदा करनी चाहिए। ठीक है, सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। तो रुचि का सिद्धांत साथियों, ये रुचि का सिद्धांत है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जब तक बच्चा को खुद मन नहीं होगा वो मन लगाकर पढ़ नहीं सकता, चाहे उसको मार लीजिए, पीट लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है पाठ्य योजनाओं को जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं, विषय वस्तु जिसे विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर साथियों? इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा जो विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है संपूर्ण अनुभव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिससे अच्छा सौदृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो और जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा जिसमें जन साधारण का आधिपत्य हो। क्वेश्चन नंबर 15, आप यदि शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे जिसमें कि वे सामाजिक रूप से परिपक्व हो सके। ये ऑप्शन देखिए, अवसर प्राप्त करना ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए अवसर देना, चाहे पार्टिसिपेट करना, ऐसा अगर ऑप्शन में रहे तो मान लीजिए कि 90% तो आंसर यही होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं,
आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आप शिक्षार्थियों को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ एक वर्ड प्रोत्साहित करेंगे, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। और तीसरा, शिक्षार्थियों को शांत रहकर बैठने को कहेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, जब बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और पारिस्थितिकियों को देखकर चिंतन करता है तो इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है? तार्किक चिंतन, प्रत्यात्मक, प्रत्यक्षात्मक और कल्पनात्मक। तो ऐसा चिंतन क्या कहलाता है साथियों? तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है शिक्षक के व्यवहार का आत्मीयता से परिपूर्ण होना, शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना और शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास को मुख्य आधार बनाना, यही प्रगतिशील शिक्षा का क्या लक्ष्य नहीं है पूछा है। देखिए, नहीं है तो पहले इसको देख लीजिए कि इसमें नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आंसर आपको जो नहीं होगा उसको चलना है। तो यही शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर नहीं चलना है, यही निगेटिव है, देख लीजिए। तो आंसर यही हो जाएगा 17 का 3। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जिसे अपने विषय का व्यापक जानकारी हो, जिसका व्यक्तित्व देखने लायक हो, जो वार्तालाप करने में अच्छा हो और जो व्यवहार में प्रभावी हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर साथियों? इसका आंसर हो जाए जिसका व्यवहार प्रभावी हो वो शिक्षक अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षार्थी जो डैश से ग्रस्त है वह ठीक से लिख नहीं पाता है। तो लिखने से संबंधित यहाँ पे देखिए ग्राफ है ना लास्ट में, डिस्ग्राफिया, तो ग्राफ रहेगा तो लिखने से संबंधी होगा। देखिए डिसकैलकुलिया रहेगा तो इसके बारे में मैं बताऊँ आपको, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और डिसलेक्सिया ये पठन विकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये डिस्ग्राफिया हो जाएगा। अफेजिया बोलने संबंधित एक तरह का विकार है। ठीक है, कक्ष पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है। शिक्षार्थियों को यह अवसर उपलब्ध कराने की वे अपना पाठ स्वयं तैयार करें। शिक्षार्थियों द्वारा तैयार किए गए पाठ का वाचन, शिक्षार्थियों को शिक्षण हेतु सीमित सहायक सामग्रियों का प्रयोग, शिक्षार्थियों में कल्पनाशील विचारों को पैदा करना। तो कारगर उपागम नहीं है, यहाँ है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा गया है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शिक्षार्थियों के शिक्षण हेतु सीमित सहायक सामग्रियों का प्रयोग। बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है। बुद्धि पिछले अनुभव के उपयोगी योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है और बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। यहाँ भी साथियों देख लीजिए विषय के बारे में सत्य नहीं है पूछा है, तो नहीं है तो एकदम बिल्कुल कान खड़े करके पढ़ना है, बिल्कुल नहीं देखिए और बिल्कुल ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। तो ये एक बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में सत्य है। यह विभिन्न मुद्दों पर अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, यह शिक्षार्थियों को योग्य बनाने के लिए द्वंद्व को शिक्षा शास्त्रीय कार्यनीति बनाकर प्रयोग नहीं करता है। यह खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोणों को मान्यता प्रदान नहीं करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा साथियों आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डैश में सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित जिसको पढ़ने में कठिनाई है वह सामान्य शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है,
तो सामान्य शिक्षा नहीं होगा, विशेष शिक्षा नहीं होगा, अनुकूल शिक्षा नहीं होगा। समावेशी शिक्षा कहता है कि लंगड़ा हो, लूल्हा हो, कैसा भी विद्यार्थी हो, उसको सामान्य शिक्षार्थियों के साथ एक साथ ही शिक्षा प्रदान करना है। ये कौन कहता है? ये कहता है समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 24, आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा, छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा और मौखिक परीक्षा द्वारा। इसका तो आंसर आप लोग सभी जानते हैं, साक्षात्कार और अवलोकन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्द से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट प्रयोगों पर, हल के प्रयोगों पर, आसान से कठिन की ओर और शिक्षण प्रौद्योगिकी की मान्यताओं पर। तो क्या हो जाएगा साथियों आंसर? यह है गेस्टाल्टवादी प्रयोग के द्वारा, ऐसा कहा गया। 26, दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नए नियम व सिद्धांत विकसित करना स्मृति स्तर के शिक्षण में कहलाता है। सामान्यीकरण, एकीकरण, अनुप्रयोग और संबंध जोड़ना, तो इसको कहा जाता है साथियों जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसमें यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। उनके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक शिक्षार्थी को क्या हो रहा है? प्रॉब्लम, वर्ग बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, और वो ऐसा अनुमान लगाता है कि हमको डायमंड भी बनाने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। ये एक दूसरे से क्या है? को रिलेट करता है। तो इस वजह से, ठीक है, तो वो ऐसा अनुमान लगा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? क्वेश्चन यही है। ठीक है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। विकास प्रक्रिया प्रमाण संबंधी है, विकास क्रमिक है, और अलग अलग लोगों के लिए भी विकास अलग अलग होता है। तो क्या है इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि विकास क्या होता है? व्यवस्थित क्रम में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, 28, बैगोत्स्की के सिद्धांत के समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता के साथ पूरा करते हैं। ठीक है, जनरली ये किसके बारे में पूछा गया है? ZPD के बारे में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, बुद्धि का एक समीपस्थ क्षेत्र है और अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जो भी ZPD में क्या कहा जाता है कि ZPD में बताया गया है कि अगर कोई भी कठिन कार्य होगा तो बच्चा उस अपने से बड़े यानी अपने से सीनियर का सहायता लेकर उसे पूरा कर सकता है, यही ZPD कहता है। तो यही है कठिन कार्यों, ऑप्शन नंबर 1, कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता के साथ पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है? विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थियों व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, श्यामपट्ट का अधिकाधिक यानी ब्लैक बोर्ड का अधिकाधिक उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। साहित्यिक भाषा का आधिकारिक प्रयोग, ये भी नहीं होगा। ठीक है, व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना, यही प्रभावी और सफल शिक्षण माना जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए। जब कोई बालक इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा इसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, कहलाता है क्या? रटकर सीखना, ये कभी नहीं होगा। अन्वेषण सीखना और अर्थपूर्ण सीखना और अधिग्रहण सीखना। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा अर्थपूर्ण। जब वो सीखेगा, ठीक है, तभी पूर्व ज्ञान से वो अपने आप को जोड़ पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है जब कोई बालक इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे गए जाने वाली सामग्री के सार, देखिए सार और तत्व
को एक नियम के अनुसार समझकर, मतलब अर्थपूर्ण जब सीखेगा तभी तो मतलब ऐसा हो पाएगा, तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अर्थपूर्ण सीखना। साथियों, इस सेट को का आखिरी क्वेश्चन ये था। 30 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर पसंद आए तो, और नहीं पसंद आए तो बिल्कुल ही लाइक नहीं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से सीरीज चलता रहेगा जब तक कि आपका आगामी सीटेट का परीक्षा नहीं हो जाता है, ठीक है। ये उसी को ध्यान में रखकर सीरीज चलाया जा रहा है ताकि आप लोगों का थोड़ा सा मदद हो पाए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी इस पर मेहनत कर पाएँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।